तो गुजरात का दूसरे चरण जिस पर सबकी नजर लगी हुई है, जिसमें मध्य और उत्तरी गुजरात आता है, और यहीं से हमारे दो रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ नीरज सिंह जुड़े हैं सीधे वडोदरा मध्य गुजरात से, और हमारे साथ रमा त्यागी जुड़ी हुई हैं बनासकांठा से, जो पड़ता है उत्तरी गुजरात में। नीरज, सबसे पहले ये बताइए हमें, क्योंकि मध्य गुजरात तो भाजपा का गढ़ है, उत्तरी गुजरात में कांग्रेस मजबूत रही है। पिछले चुनावों की बात करें हम तो इस बार मध्य गुजरात में क्योंकि धुआंधार प्रचार हुआ है, जबरदस्त प्रचार किया है दलों ने, तो तस्वीर कितनी अलग दिखती है इस बार पिछले चुनावों की अपेक्षा, अगर हम चुनाव प्रचार की बात करें, जनता की सोच की बात करें या मुद्दों की बात करें? बिल्कुल अलग तरह का चुनाव है ममता, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2017 में जिस तरह से पाटीदार आंदोलन हुआ था और मध्य गुजरात में भी एक बड़ा हिस्सा उसकी वजह से प्रभावित हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपने इस गढ़ को बचाने में सफल रही थी। आप समझ सकते हैं कि करीब इस पूरे इलाके में 51 के करीब सीटें हैं, और जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 40 के करीब सीटें जीती थी, और वहीं कांग्रेस पार्टी 20-22 सीटों के आसपास सिमट कर रह गई थी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस बार अगर हम देखें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत मध्य गुजरात में लगाई है ताकि जो उनका जो गढ़ है वो सुरक्षित रह सके और उसमें किसी तरह की सेंध ना लग सके। आप देखें प्रधानमंत्री लगातार रोड शो करते हैं, इसके अलावा कई सारी रैलियां लगातार एक के बाद एक रैलियां प्रधानमंत्री जो मध्य गुजरात है उसमें करते हैं। इसके अलावा तमाम केंद्रीय मंत्रियों से लेकर जो मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पूरा जो फोकस है वो मध्य गुजरात में लगाते हैं। क्योंकि अगर आप उत्तरी गुजरात में जाते हैं तो 2017 का जो परिणाम है वो बताता है कि 37 के करीब 32 के करीब जो मध्य उत्तरी गुजरात की जो सीटें थी उनमें 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी मात्र 15 सीटों पर उसे संतोष करना पड़ा। यहाँ अगर हम मध्य गुजरात की बात करें, वडोदरा एक मजबूत गढ़ है, 6 के 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और उसी गढ़ को बचाने के लिए पार्टी लगातार कोशिश कर रही है। और यहाँ की अगर मुद्दों की ममता हम बात करें, लेकिन तो यहाँ पर मुद्दों पर चुनाव कम लड़ा जा रहा है। बताया है कि इस वक्त जबरदस्त प्रचार हुआ, आपने बताया किस तरीके से बड़े नेता, प्रधानमंत्री सभी ने यहाँ पे खूब रैलियां की, जनसभाएं की, रोड शो की इत्यादि, लेकिन ऐसे में जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो हावी रहे हैं या फिर चेहरे हैं जो हावी होते नजर आए हैं इस बार? देखिए वही ममता मैं बता रहा था कि जहां हम मुद्दों की बात करें, आप देखें दूसरे राज्यों को, चाहे छत्तीसगढ़ देखें, झारखंड देखें, उत्तर प्रदेश देखें, मध्य प्रदेश देखें, वहां जिस तरह के मुद्दे आपको चुनावों में दिखाई देंगे उस तरह के मुद्दे यहाँ पर नहीं है। यहाँ कनेक्टिविटी बेहतर है, यहाँ रोड की स्थिति बेहतर है, इसके अलावा एयर की जो सुविधा है वो यहाँ पर बेहतर है, 24 घंटे यहाँ पर लाइट है, मेडिकल की सुविधा यहाँ पर काफ़ी मात्रा में मौजूद है। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, पानी और दूसरी विकास की योजनाओं के, वो मुद्दे आपको गुजरात के इलेक्शन में कम से कम नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पर चुनाव चेहरे के आधार पर लड़ा जाता है। आप देखें कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर कैंपेन करते हैं तो वो बार बार ये कहते हैं कि जो वोट है वो डबल इंजन की आप सरकार को दीजिए, और नरेंद्र और भूपेंद्र की जो सरकार है उसके आधार पर आप वोट करिए। आप अगर दूसरों पर देखें तो केजरीवाल है, केजरीवाल भी लगातार दिल्ली मॉडल या पंजाब मॉडल की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी यहीं पर आकर फंस जाती है ममता, और यही कारण है कि वो विकास के मुद्दे से ड्रेल हो जाती है और व्यक्तिगत आरोप लगाने लगती है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से प्रधानमंत्री के ऊपर व्यक्तिगत जो आरोप हैं वो लगाना शुरू कर देती है, क्योंकि 27 साल से कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी जैसे जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के, वो यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं आए। राहुल गांधी एक बार केवल 2 सभाएं यहाँ से करके चले गए। तो कांग्रेस पार्टी कम से कम प्रचार वाली जो स्थिति है उसमें तो कम से कम बढ़त नहीं ली है। हाँ, लेकिन दोनों ही पार्टियां एक चीज से ममता जरूर जूझ रही हैं, वो है बागी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कई सारे जो बागी उम्मीदवार हैं वो पार्टी का जो गणित है वो बिगाड़ सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अपने जो पुराने चेहरे हैं उन्हीं पर दाव लगाया है, लेकिन जो नए कार्यकर्ता हैं वो कम से कम इस बात से नाराज है कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं पुराने लोगों पर ही दावा आजमाया है और नए लोगों को मौका नहीं दिया। तो ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां इससे जूझ रही हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है,
वो जो आदिवासी जो बेल्ट है, आदिवासी इलाका है, वहां पर अपना फोकस कर रहे हैं ताकि कांग्रेस की जो जमीन है उस जमीन का कुछ हिस्सा आम आदमी पार्टी ले सके। लेकिन शहरी इलाकों की अगर बात करें, सूरत को छोड़ दें, तो उतना ज्यादा असर है वो आम आदमी पार्टी का नहीं दिखाई दे रहा है। मुख्य लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के भाई प्रयास यही है कि वो कांग्रेस के वोट बैंक को अपने खाते में रख सके, लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि कैसे ओवैसी जैसे नेता भी हैं जो इस पूरे चुनाव प्रचार में, चुनावी माहौल में ध्रुवीकरण का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपने बागी नेताओं की बात की तो मैं रुख करना चाहूंगी बनासकांठा का, जहां से रमा त्यागी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रमा, बागी नेताओं की बात करूं इससे पहले, क्योंकि बनासकांठा में दीसा जैसी सीट पर ये दिख रहा है, लेकिन उससे पहले ये जो पूरी तस्वीर उत्तरी गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो वो बड़ी तस्वीर का आपसे आकलन चाहेंगे कि कांग्रेस ने बेहतर किया था पिछले चुनावों में। यहाँ कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, यानी मजबूत दिखती रही है कांग्रेस पिछले चुनावों तक। यहाँ इस बार चूंकि हम जानते हैं कांग्रेस बैकफुट पर नजर आई है, कांग्रेस प्रचार में उतनी सक्रिय नहीं नजर आई जितनी भाजपा नजर आई है या जितनी कोशिश आम आदमी पार्टी ने भी की है। तो कितना बदला हुआ चुनाव इस बार बनासकांठा में? देखिए, अगर बदले हुए चुनाव की बात की हम करें ममता, अगर सबसे पहले उत्तर गुजरात की तस्वीर की आपने बात की, तो उत्तर गुजरात की अगर हम तस्वीर देखते हैं तो बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले यहाँ पर पीछे रही थी। 32 सीटें थी यहाँ पर और 32 सीटों में से 14 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और 17 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन अगर हम उससे आगे बढ़कर जो बदलाव की तस्वीर की आप बात कर रही हैं, जब यहाँ पर निकाय चुनाव हुए, अगर अब लोकसभा चुनाव देख लो तो बीजेपी को यहाँ पर बढ़त दिखाई देती है। जो क्षेत्रवार अगर हम देखते हैं, अगर हम निकाय चुनावों की बात देखते हैं तो उसमें भी बीजेपी ने बढ़त यहाँ पर हासिल की है। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे का टक्कर है। और जिस तरह से निर्दलियों की आप बात कर रहे थे, निर्दलीय जो है, जो बागी हैं, जो निर्दलियों के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, वो इस पूरे चुनाव में अगर देखें तो 280 से ज्यादा निर्दलीय जो हैं वो ताल ठोक रहे हैं। तो जिस तरह से हम आम आदमी पार्टी को कह रहे हैं कि त्रिकोणीय, लेकिन जो निर्दलीय है वो भी एक नया कोण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि विभिन्न दलों ने, सभी दलों ने अपने अपने जो विभिन्न नेता हैं उनके टिकट काटे थे, तो उसको लेकर भी तमाम कयासबाजी जारी है। लेकिन अगर बदली हुई तस्वीर की बात करते हैं तो इसी बात से देख सकते हैं कि जो लोगों के मुद्दे हैं, उत्तर गुजरात का पूरा क्षेत्र, ये माना जाता था कि यहाँ पर जो मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं, उससे ज्यादा जो अन्य समीकरण है, जो अन्य जातिगत या अन्य समीकरण है, उसके ऊपर ये चुनाव ज्यादा आधारित रहता था। लेकिन अब अगर तमाम चुनाव प्रचार आप देखेंगे, अगर बीजेपी ने यहाँ भी एग्रेसिव चुनाव प्रचार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर 2 जनसभा हुई थी। इसके अलावा कांग्रेस ने भी प्रचार तो किया, प्रचार में उतनी धार नहीं दिखाई दी। और अगर हम आम आदमी की पार्टी की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी केवल अहमदाबाद या कुछ ही इलाकों में सिमटी हुई दिखाई दी। यहाँ पर उतना तीव्र प्रचार नहीं दिखाई दिया है। इसके भी अपने कयास हैं कि इसकी वजह क्या है, ओवर कॉन्फिडेंट हैं या फिर पहले से ही वो ये मान कर बैठे हैं कि यहाँ पर उनका जो जगह है या स्थान है वो उतना नहीं है। ये देखने वाली बात होगी जब मतदान होगा या जब उसके चुनाव के नतीजे आएंगे, ये अलग बात है। लेकिन ये जो बदली हुई तस्वीर है ये दिखाती है कि किस तरह से जो चुनाव प्रचार है उसका तरीका बदला है, जो वोट देने का पैटर्न है, मतदाताओं को लुभाने का तरीका है, उसमें भी एक बदलाव आ रहा है। और किस तरह से जो सीधी लड़ाई पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहाँ पे होती थी, त्रिकोणीय जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। बनी है या नहीं बनी है ये बाद में पता लगेगा, लेकिन बनती जरूर दिखाई दे रही है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि रमा जैसा कह रही है कि तस्वीर बदली हुई है दिखाई दे रहे हैं। जी रमा, तो ऐसे में क्या लगता है कि पहले चरण में तो गुजरात की जनता ने पिछला रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, पिछले चुनाव के मत प्रतिशत को नहीं तोड़ा, कम मतदान हुआ। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरे चरण में गुजरात की जनता ज्यादा तादाद में बाहर निकलेगी, बेहतर वोट प्रतिशत देखने को मिलेगा? देखिए, लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है कि जनता बाहर निकले। चुनाव आयोग ने भी इसके लिए पूरी कोशिश की है। और अगर मैं आपको बनासकांठा का बताऊं, बेहद रोचक ये होगा कि यहाँ पर चुनाव आयोग ने निमंत्रण पत्र जो है वो जारी किए हैं और उसके जरिए घर घर उनको पहुंचाया है कि आप आइए, ये चुनाव का उत्सव है और उस उत्सव के लिए चुनाव आयोग आपको निमंत्रण पत्र दे रहा है, आप यहाँ पर आए। चुनाव जो मत प्रतिशत है उसको बढ़ाने की कवायद जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से लगातार की जा रही है।
की है और उसी के लिए जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो दिव्यांग हैं, जो यहाँ पर बूथ पर आने में सक्षम नहीं है और उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, तो पोस्टल बैलेट के जरिए उनके मत जो है वो पहले लिए गए हैं। और जो आना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि चुनाव के समय में भी कई बार जो होता है बहुत बड़ी आयु के लोग होते हैं, एक उदाहरण पेश करते हैं जो आने में सक्षम नहीं होते, लेकिन सहायता लेकर आते हैं, परिवारजनों के साथ वो आते हैं। तो इसके लिए भी बड़ी कोशिश की है और राजनीतिक दल हैं, उन्होंने भी पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से, कोशिश सभी पक्षों ने की है, लेकिन अब जनता पर निर्भर करता है चाहे मुद्दे की जनता बात भारी हो। तादाद में बाहर निकले। रमा, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो निमंत्रण पत्र चुनाव आयोग ने भेजा है सबको, तो बनासकांठा जिसकी आपने बात की है, तो वहां की जनता इस निमंत्रण को स्वीकार करेगी और कल मत करने बाहर आएगी। 5 दिसंबर को मताधिकार का अपना प्रयोग जरूर करेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रमा और नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए।